नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पूर्ण विराम और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आज पूर्ण विराम में बात करेंगे उस डॉन की रिहाई की जिसकी हलचल सबसे ज्यादा पूर्वांचल में देखी जा रही है। करीब 13 साल बाद माफिया डॉन ब्रजेश सिंह की वाराणसी सेंट्रल जेल से गुरुवार को रिहाई हो गई। पढ़ाई कर अच्छी नौकरी करने का सपना पालने वाला वाराणसी के धौरहरा गांव का अरुण सिंह कैसे उत्तर प्रदेश का बाहुबली ब्रजेश सिंह बन गया, इसकी पूरी कहानी आज आपको पूर्वांचल के लोगों की जुबानी सुनाएंगे, क्योंकि ब्रजेश की जिंदगी की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती है। इलाहाबाद कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ब्रजेश सिंह रिहा तो हो चुका है, लेकिन शायद आज भी उसके जहन में उस वारदात की कहानी गूंज रही है जिसने उसे सालों तक कानून के शिकंजे में कैद रखा। ताकतवर कोई बाहुबली कितना भी क्यों ना हो, बार बार हम ये कह रहे हैं कि जुल्म की दुनिया में किसी की कितनी भी धमक क्यों ना हो, कितना जबरदस्त नाम क्यों ना हो, आखिर में कानून अपना काम करती है और अपने किए गुनाहों का हिसाब तो सबको देना ही पड़ता है। पर सवाल है कि आखिर वो कौन सी वारदात है जिसके चलते ब्रजेश सिंह ने अपराध की दुनिया में कदम रखा। और देखिए, इसीलिए अब रिहाई हो गई है तो उस वारदात की गूंज जरूर ब्रजेश सिंह के जहन में होगी, जिसकी वजह से सालों साल अपनी जिंदगी जेल में गुजारनी पड़ी। और अब रिहाई के साथ ही बहुत सारी बातें भी गूंज रही हैं। देखिए, पूर्वांचल का डॉन, इसके डॉन बनने के पीछे की कहानी क्या है, ये सब आपको बताएंगे। और देखिए, कभी पीछे पलटकर ब्रजेश सिंह ने नहीं देखा एक बार क्राइम की दुनिया में कदम रखने के बाद। देखिए, पूरी रिपोर्ट से आप समझिए अभी तक का उनका सफर। उत्तर प्रदेश में कभी खौफ का दूसरा नाम बन चुके ब्रजेश सिंह को 13 साल बाद रिहा कर दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ब्रजेश को बुधवार को सशर्त बेल दी और गुरुवार की शाम 7 बजे वो शिवपुर जेल से बाहर आ गया। जुलाई 2001 को मुख्तार अंसारी के काफिले पर गाजीपुर के उसरी चट्टी इलाके में जबरदस्त हमला हुआ था। ट्रक में भरकर आए कई बदमाशों ने मुख्तार के काफिले पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं, जिसमें मुख्तार के गनर और दूसरे पक्ष से मनोज राय समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में ब्रजेश सिंह के साथ त्रिभुवन सिंह समेत अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। माना यह जा रहा है कि ब्रजेश सिंह के बाहर निकलने के बाद एक बार फिर पूर्वांचल की राजनीति में और अंडरवर्ल्ड में उसरी चट्टी कांड फिजा को गरमाएगा। दरअसल गाजीपुर में 15 जुलाई 2001 को मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के उसरी चट्टी इलाके में तत्कालीन मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी के काफिले पर ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने मिलकर जानलेवा हमला किया था। दोपहर 12:30 बजे यानी दिन दहाड़े हुए इस हमले में मुख्तार अंसारी के गनर समेत 3 लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले में ब्रजेश सिंह भी घायल हुआ और तभी ये चर्चा हुई कि ब्रजेश सिंह क्रॉस फायरिंग में मारा गया। सालों तक ब्रजेश सिंह अंडरग्राउंड रहा और उसने अपना कारोबार छिपकर ही संचालित किया। ब्रजेश सिंह पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। 2009 में दिल्ली स्पेशल सेल ने ब्रजेश को भुवनेश्वर से बड़े नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किया। दिल्ली स्पेशल सेल के द्वारा की गई इस गिरफ्तारी के बाद ब्रजेश सिंह यूपी आ गया और लंबे समय से वाराणसी जेल में बंद था, जिसकी अब रिहाई हो चुकी है। ब्रजेश सिंह की पहचान पूर्वांचल में बाहुबली के रूप में रही और उसने मुख्तार के कारोबार में काफी हिस्सेदारी छीनने की कोशिश भी की। चाहे कोयले के ठेके हों या पीडब्ल्यूडी के, शराब के ठेके, रेलवे के ठेके, सब में उसने बराबर मुख्तार अंसारी को चुनौती दी। ये बात अलग है कि मुख्तार अंसारी ने सियासी रसूख हासिल करने के बाद ब्रजेश सिंह को डाउन कर दिया। ब्रजेश सिंह ने भी उत्तर प्रदेश छोड़कर मुंबई, महाराष्ट्र और झारखंड में अपनी सत्ता बनाई। तमाम ठेके टेंडर हासिल करके उसने मजबूती हासिल करने की कोशिश की। लेकिन इधर पूर्वांचल में लगातार गैंगवार होती रही। ब्रजेश सिंह और माफिया मुख्तार अंसारी के बीच ताबड़तोड़ गोलियां चली। पूर्वांचल की धरती खून से लाल हो गई और इस गैंगवार में ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के गैंग के कई लोग मारे गए। ब्रजेश सिंह ने जेल से बाहर कदम रख दिया है और सबसे बड़ी चुनौती अब पुलिस के सामने है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूर्वांचल में गैंगवार की आशंका भी बढ़ गई है। ब्रजेश सिंह का एक और बड़ा दुश्मन इंद्रदेव सिंह भी है,
जिसकी तलाश 2013 से जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो मुख्तार अंसारी को लेकर है, क्योंकि मुख्तार और ब्रिजेश सिंह एक दूसरे के जानी दुश्मन माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। क्राइम की दुनिया में कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जुल्म की दुनिया में उसकी धमक कितनी भी जबरदस्त क्यों ना हो, आखिर में कानून अपना काम करती है और अपने किए हुए गुनाहों का हिसाब तो सबको देना पड़ता है। पर सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिर वो कौन सी वारदात है जिसके चलते ब्रिजेश सिंह ने अपराध की दुनिया में कदम रखा, उसकी एंट्री हुई और फिर कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। इसे जानने के लिए इतिहास के पन्ने पलटने बहुत जरूरी हैं और जब इन्हें पलटेंगे तो एक ऐसी कहानी सामने उभर कर आएगी जो दर्द से शुरू होती है और अपराध की दीवानगी तक वो पहुंच जाती है। हर एक बात आपको बताएंगे किस तरीके से उसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा और उसके बाद कभी पीछे वो नहीं मुड़ा। और देखिए, दर्द के साथ में इस कहानी की शुरुआत जरूर हुई थी, लेकिन ये दर्द बाद में दीवानगी बन गई और फिर जेल की सलाखों में जिंदगी के इतने साल गुजारने पड़ गए। तमाम पन्ने इतिहास के जो पलटेंगे और कई बारीकियां बाहर निकल करके सामने आएंगी। हर एक कहानी ब्रिजेश सिंह से जुड़ी हुई आपको दिखाएंगे, किस तरीके से जेल के भीतर वो रहा, जेल में रहते हुए बाहर क्या क्या उसके खिलाफ हुआ और अब जब जेल से रिहा हुआ है तो किस तरीके से तमाम बातें अभी भी चल रही हैं। हर एक बात को विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन अपराध की दुनिया में इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा डॉन वो कैसे बना, ये भी जानना बहुत अहम हो जाता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ब्रिजेश सिंह की कहानी में पहले क्राइम का पन्ना आता है और उसके बाद राजनीति का। जरायम की दुनिया में डॉन के खूंखारी सफर की शुरुआत होती है 80 के दशक से। 27 अगस्त 1984 का वो दिन था जब इलाके के रसूखदारों में शुमार ब्रिजेश सिंह के पिता की धरहरा गांव में हत्या कर दी गई। कत्ल का आरोप हरिहर सिंह और पांचू सिंह पर लगा। बस इस वारदात के बाद ब्रिजेश बदले की आग में धधकने लगा। ठीक एक साल बाद 1995 में पिता के हत्यारे हरिहर सिंह को मौत के घाट उतार दिया। ये पहला मौका था जब ब्रिजेश के खिलाफ पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद ब्रिजेश फरार हो गया। इसी बीच उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने पिता की हत्या में शामिल 5 और आरोपियों को एक साथ गोलियों से भून डाला। उसके बाद ब्रिजेश सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। ब्रिजेश सिंह परिस्थितिवश अपराधी बने। मुझे जहाँ तक याद है, जानकारी जो मैंने ली है, उसमें ब्रिजेश सिंह के पिता, जिनको भुलन सिंह कहा जाता था और कोई नाम रहा होगा, सिंचाई विभाग में नौकरी करते थे। उन्हीं के गांव में एक दूसरे रिश्तेदार थे लुल्लू सिंह। उनसे उनकी जो है कुछ बातों को लेकर दुश्मनी थी, जिसमें लुल्लू सिंह आदि ने जो है भुलन सिंह की हत्या कर दी। ब्रिजेश सिंह उस समय यूपी कॉलेज में पढ़ते थे। वो आए और अपने पिताजी की लाश से जो है वो उन्होंने टीका लगाया और निकल गए। उसके बाद वो अपराधी बने और अपने पिताजी के हत्यारों का उन्होंने बदला लिया। सबसे पहले हरिहर सिंह को, बनारसी सिंह को मारा, उसके बाद तो फिर लुल्लू सिंह, शिव, पंचू, राजू सिंह, इन लोगों को। लेकिन इनका जो अपराध करने का तरीका था ये लाइव था, बीच बाजार में मार देना और इस तरीके से कर देना। लेकिन वो परिस्थिति बस बने थे। पहले उनके घर में हत्या हुई, उसके बाद जो है उन्होंने चालू किया। फिर उसके बाद जो है ये ठेकेदारी और उसमें जैसा कि उस दशक में चल रहा था, ये आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद कानून का डर इनको भी था। कानून का शिकंजा कसा, सारे संपत्तियां जब्त हुई और सारी चीजें हुई। ब्रिजेश सिंह की कहानी पूरी फिल्मी है। उसका एक एक कदम ऐसा लगता है मानो किसी ने स्क्रिप्ट लिखी हो। देखिए, इतिहास तो बड़ा फिल्मी जैसा है कि एक बच्चा है, 12th पास करता है, अभी जवान भी पूरी तरह नहीं हुआ है और जवानी की दहलीज पर कदम रखता है और उसके पिता की गांव के दबंग निर्मम हत्या कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है, बच्चे के दिमाग में 2 स्थितियां बनती हैं, या तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाए और या फिर बदला लेने की सोच ले। तो वो दौर 90 का दशक ऐसा था। 1984 की संभवतः ये घटना है। 1984 में जो वो दौर था वो बदला लेने वाला दौर था। बदला लेंगे और बदला लिया उन्होंने। साल भर के अंदर अपने जो मुख्य आरोपी था पिता की हत्या का, उसको मार दिया और अगले एक साल के अंदर जो 7 लोग थे
हत्या में शामिल सबको मार दिया। अब 7 और 1 8 लोगों की हत्या के बाद जिंदगी में वापस आने का कोई चांस नहीं था। या तो जीवन भर जेल में सौ जाइए या फिर भाग जाइए। ब्रजेश सिंह भाग गए, नहीं पकड़ पाई पुलिस। यहाँ तक स्थिति हुई कि फिर उसके बाद वो थोड़ी दिनों बाद जेल गए, तो जेल में वहाँ त्रिभुवन सिंह से मुलाकात हो गई। फिर वो जेल जाने के बाद वो और बड़ा क्रिमिनल हो गए। फिर वो साहिब सिंह एक ठेकेदार थे, उनके गुर्गे के रूप में या उनके सहायक के रूप में काम करने लगे, और वहीं से साहिब सिंह की और मुख्तार की ठेकेदारी को लेकर के जो दुश्मनी थी, उस दुश्मनी का हिस्सा ये भी बन गए, और वहाँ से शुरू हो जाती है ये डॉन की। और यहाँ तक इतना ये दुस्साहसी, तो इनकी एक कहानी बम्बई में जब दाऊद इब्राहिम के साथ इनके लिंक हो गए, और दाऊद इब्राहिम के बहनोई को जब मारा बम्बई में शूट आउट हुआ, तो वहाँ पर जो आक्रमण करने वाले थे, हत्यारे थे, उनमें से एक घायल हो गया था, उसको भी गोली लग गई थी, वो अस्पताल में भर्ती था। कहते हैं कि ब्रजेश सिंह डॉक्टर की वर्दी पहनकर, मतलब दिलेरी और हिम्मती की बात देखिए कि जे हॉस्पिटल में डॉक्टर बन करके गए और तीमारदार को देखते हुए उस हत्यारे को जो घायल हुआ था उसको वहीं हॉस्पिटल में गोली मार दी। जाहिर सी बात है फिर भागना पड़ा, क्योंकि वो बम्बई पुलिस की भारी सुरक्षा में था, वो जो घायल क्रिमिनल था। तो ये सब था। तो ये बेसिकली झारखंड में रहे, और जैसा जानते हैं कि उड़ीसा में फिर पकड़े गए ये 12 साल से जेल में। तो इस तरह का कोई साम्राज्य इन्होंने आर्थिक रूप से खड़ा नहीं किया। तो एक तरह की फिल्मी स्टाइल है कि एक छोटा बच्चा बीएससी करने के लिए, छोटा बच्चा क्या कह सकते हैं आप, कि एक जवानी की दहलीज पर कदम रखता लड़का जो इंटर पास करने के बाद बीएससी करने जा रहा है, बीएससी में एडमिशन लेता है और सपने देखता है कि मैं एक बहुत बड़ा अफसर बनूंगा, कंपटीशन की तैयारी करूंगा और ये करूंगा वो करूंगा, और वो अचानक उसकी धारा बदल जाती है और वो इतना बड़ा माफिया डॉन बन जाता है। तो मुझे लगता है कि ये समाज की जो सामाजिक विद्रूपताएँ हैं, सामाजिक विषमताएँ हैं, ये उसकी कहानी है। ब्रजेश सिंह की कोई ऐसी वो नहीं है कि ब्रजेश सिंह कोई जन्मजात या कोई उस तरह से हत्यारे थे। ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया। इसी दरमियान उसकी मुलाकात गाजीपुर के मुडियार गांव के त्रिभुवन सिंह से हुई। ब्रजेश और त्रिभुवन के बीच दोस्ती हो गई, दोनों मिलकर साथ काम करने लगे। धीरे धीरे इनका गैंग पूर्वांचल में सक्रिय होने लगा। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब ब्रजेश सिंह और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी कोयले की ठेकेदारी को लेकर आमने सामने आ गए। मुख्तार अंसारी ने अपराध के साथ साथ राजनीति का जो साथ पकड़ा और पैसा दे करके टिकट ले करके और विधायक बनते रहे, और एक बड़ी पॉलिटिकल एक राजनीतिक हैसियत भी जो बना ली, वो भी अब बनाना मुश्किल है। क्योंकि वही बात है कि ये टिकट इनको इनकी मेरिट पर नहीं मिलता था, ये टिकट इनको लाखों करोड़ों रुपए देने पर मिलता था। चाहे जो भी पार्टी रही हो, जिसने भी टिकट दिया उसने लाखों करोड़ों रुपए इनसे लिया और तब टिकट दिया। तो अब ये लाखों करोड़ों रुपए किसी के टिकट पाने के लिए कहाँ से देंगे। दूसरी चीज़ कि इधर ब्रजेश सिंह ने काली कमाई का कोई ऐसा भंडार नहीं खड़ा किया, कोई ऐसी बहुत वो नहीं किया। कमाया उसने भी, ऐसा नहीं कि उसने नहीं कमाया। वो पहले भी एक संभ्रांत और बड़े किसान परिवार का से जुड़े हुए थे, और आज भी उनके पास जो उन्होंने किया है वो अपना एक सीमित उसमें है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सर्टिफिकेट कोई नहीं दे रहा हूँ कि ब्रजेश सिंह ने पैसा नहीं कमाया, लेकिन वो जिस तरह से गिरफ्तारी से पहले वो एक व्यापारी के रूप में व्यापार कर रहे थे, बजाय कि ठेकेदारी करने के, गुंडागर्दी करने के, जिस तरह से वो एक व्यापार कर रहे थे और उस व्यापार से वो अपना कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये अब ब्रजेश सिंह की बस, लेकिन पॉलिटिकल हैसियत उनकी इसीलिए कम थी। हालांकि उनका बड़े भाई एमएलसी थे, भतीजा उनका विधायक है, अभी बेटा सिद्धार्थ सिंह विधायक बनने की कोशिश में लगा हुआ है, एक मंत्री से उसके साथ है। यही नहीं बल्कि अन्नपूर्णा देवी जो उनकी पत्नी है, उन्होंने पिछले दिनों चुनाव जीतने पे कहा था कि योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, योगी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो स्थितियां हैं, अब ये एक सभ्य और संभ्रांत तरीके से राजनीति में जाना चाहते हैं, और पिछले 12 साल से तो वैसे ही सब कुछ बंद था।
पिता चाहता था कि उसका बेटा पहले 12वीं की परीक्षा पास करे और फिर अपने सपनों को पूरा करे, लेकिन वो बेटा अपने पिता की हत्या का बदला लेने के इरादे से हथियार उठाता है और उनके नाम के साथ अपराधी शब्द जुड़ जाता है। बाद में ब्रजेश का जुड़ाव राजनीति से हुआ और यहीं से शुरू हुई मुख्तार अंसारी से उसकी दुश्मनी, जो आज तक जारी है। शायद ब्रजेश को इस बार मुख्तार की ताकत का अंदाजा नहीं था, इसलिए मुख्तार अंसारी के प्रभाव की वजह से ब्रजेश पर पुलिस और नेताओं का दबाव बढ़ने लगा। ब्रजेश के लिए कानूनी तौर पर काफी दिक्कतें पैदा होने लगी, लेकिन अब ब्रजेश बाहर है और डर है पूर्वांचल में फिर से गैंगवार का। गैंगवार की जहाँ तक बात है, सभी लोग जानते हैं कि जो इस तरीके के कानून के दोषी होते हैं वो जेल में रहकर या कहीं रहकर भी काम कर सकते हैं, लेकिन इधर मैं देख रहा हूँ कि पिछले 15 साल से कोई पूर्वांचल में इतनी बड़ी घटना नहीं घटी कि जिस पर ये आरोप लगाया जा सके कि जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी या जेल में रहते हुए ब्रजेश सिंह ने किसी ऐसे बड़े घटना को अंजाम दिया हो। और ब्रजेश सिंह शुरू में इतने बड़े घर के नहीं थे, लेकिन उन्होंने इतना दिन झेला है, अज्ञातवास में रहे हैं और जेलों में रहे हैं, अब बाहर आके गैंगवार को चालू करें, इसकी उम्मीद तो मुझे नहीं लगती है। दरअसल 80 के दशक में सबसे बड़े कांड के बाद माफिया ब्रजेश का काला कारोबार संभालने वाले कई लोग मुख्तार गैंग और पुलिस के निशाने पर थे। ब्रजेश का राइट हैंड कहे जाने वाला अजय खलनायक भी इसमें से एक था, जिस पर जानलेवा हमला भी हो चुका था। इस हमले के पीछे माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का नाम साजिशकर्ता के रूप में सामने आया, यानी एक पन्ना अपराध का था तो दूसरा राजनीति का। अब तक का जो इतिहास रहा है वो राजनीति सिर्फ दो ही लोग अच्छे से कर पाते थे, या तो आप धनबल बाहुबल हो या फिर आपके पास जनसेवा हो। तो जनसेवा के जरिए राजनीति के में आना और राजनीति के शीर्ष तक पहुंचना थोड़ा लंबा प्रोसेस था, थोड़ी लंबी प्रक्रिया थी और लोग धीरे धीरे करके वहां तक पहुंचते थे। लेकिन धनबल और बाहुबल और विशेष रूप से 90 के दशक के बाद तो इतना तेज़ी के साथ राजनीति में आया कि फिर देखते देखते लोग अचानक कोई माफिया होता था और वो तुरंत चुनाव जीत जाता था। भय होता था, पैसा होता था, माफिया कुछ भय से वोट अपने पास करते थे, कुछ पैसों के बल पर कर लेते थे और इस तरह से चुनाव जीतते थे। लेकिन वही मुझे लगता है कि अब गंगा में बहुत पानी बह गया है। सरकारें मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह माफियाओं के खिलाफ बिल्कुल प्रतिबद्ध है और मुख्तार अंसारी को जैसे कि पूरा उनका काले धन का जो साम्राज्य था, लूट खसोट का जो धंधा था, वो पूरा का पूरा ध्वस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ध्वस्त कर दिया है। मुख्तार से दुश्मनी के चलते ही ब्रजेश सिंह के चचेरे भाई सतीश सिंह की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस वारदात से पूरा पूर्वांचल दहल गया, इलाके के लोगों में खौफ पैदा हो गया। सारा गैंगवार जवानी और के दौर में हुआ और अपने को बचाने और दूसरे से, अगर आप अपने को नहीं बचाते तो दूसरा आपको मार देगा, तो अपने को बचाने के लिए गैंगवार होती रही हैं। मुझे नहीं लगता कि पिछले 5-6 सालों में यूपी का पूरा परिदृश्य बदल गया है। मैंने जैसा अभी कहा कि मुख्तार अंसारी जेल में है और मुख्तार अंसारी ने कभी खुद किसी उस पर बहुत ज़्यादा वो नहीं किया, अपने गुर्गों से काम कराया। तो उसके हो सकता है कि वो अपने गुर्गों से अटैक करने की कोशिश कराए, लेकिन मुझे लगता है कि अब उससे ये सजग रहेंगे ब्रजेश सिंह और उनका पूरा परिवार सजग रहता ही है, अभी भी सजग रहता है। तो लेकिन ऐसा गैंगवार जैसी कोई स्थिति बने, ऐसा मुझे नहीं लगता। कि अब स्थितियां बहुत बदल गई हैं। एक तरफ मुख्तार की ताकत बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह का एम्पायर धीरे धीरे बढ़ने लगा था। पश्चिम बंगाल, मुंबई, बिहार और उड़ीसा में अपना जाल फैला दिया था उसने। हालांकि उस वक्त ब्रजेश भूमिगत चल रहा था, लेकिन ब्रजेश अब बाहर है और मुख्तार जेल के अंदर। देखिए, मुख्तार जेल में हैं और ये ब्रजेश सिंह बाहर आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि जो मुख्तार काली कमाई जो थी, उनकी पूरी की पूरी जो काली कमाई की लंका उन्होंने एक खड़ी कर रखी थी, गरीबों की ज़मीनों पे, सरकारी ज़मीनों पे कब्जा करके, लूट पाट करके, हत्याएं करके जो पैसा इतना बटोर रखा था,
उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बीच में सारा ध्वस्त कर दिया है, उनके सारी काली कमाई ध्वस्त कर दी है। आप देखिए कि उसकी बीवी फरार है, भगोड़ा घोषित है, बेटा फरार है, भगोड़ा घोषित है। तो अपना परिवार ही बचाना अभी मुख्तार के लिए मुश्किल हो रहा है। खुद मुख्तार जेल में है। सारा जो इनकी जितने डॉन और माफिया होते हैं, इनकी जो ताकत होती है वो पैसा होता है, और इसी पैसे की कमाई के लिए ये इतना क्राइम दर क्राइम करते चले जाते हैं, अपराध पर अपराध, अपराध पर अपराध करते चले जाते हैं। ठेकेदारी में इसीलिए आते हैं क्योंकि काम न करना पड़े और पूरा पूरा लाखों करोड़ों का जो भुगतान है वो अधिकारियों को धमका करके ले लें। ये सारे जितने डॉन हैं वो सब ठेकेदारी ही करते हैं, और ठेकेदारी की वजह से ही दूसरे ठेकेदारों के लोगों के साथ इनकी दुश्मनी होती है। वो लगभग सारी ध्वस्त हो चुकी है। वो लगभग अब शायद दोबारा मुख्तार को मिल पाना, और या उनकी ज़िंदगी कितनी है, कितने उसमें वो कमा पाएंगे अब इतना पैसा। तो ताकत जो होती है, आर्थिक ताकत जिसके बल पर ये गुंडई करते हैं, माफिया डॉन बनते हैं, वो ताकत, वो जड़ जो है कट चुकी है मुख्तार की। और इसलिए अब मुख्तार किसी तरह छूट जाएं, अपने बीवी बच्चों को बचा लें, यही बहुत होगा। और मेरे ख्याल से अब तो कुछ नहीं। लेकिन ये मैं इससे इनकार नहीं करता, इस संभावना से, कि अभी अपने गुर्गों के जरिए ब्रजेश सिंह पर या कुछ ना कुछ राजनीति करने की कोशिश करेंगे। ब्रजेश सिंह भी मुख्तार की तरह राजनीति का दामन थाम चुका था। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय से नजदीकी बढ़ गई थी। राजनीतिक संरक्षण मिलने से ब्रजेश को राहत मिलने लगी थी, लेकिन मुख्तार गैंग लगातार उसका पीछा कर रहा था। इसी दौरान ब्रजेश ने मुख्तार पर शिकंजा कसने की कोशिश की, जिसके चलते विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई। इस काम को मुख्तार अंसारी के लोगों ने ही अंजाम दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कई बार सियासत में भी पर्देदारी होती है, लेकिन ये पर्देदारी वक्त वक्त पर झलकती भी रहती है। ब्रजेश सिंह का नाम राजनीति में उतना तो नहीं उठा जितना मुख्तार अंसारी का उठा था, लेकिन अब ये नाम राजनीति के मैदान में आगे आता हुआ नजर आता है, क्योंकि हाल ही में जब एमएलसी के चुनाव हुए थे तो ब्रजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा की जीत हुई। माना गया है कि जेल में रहकर ही ब्रजेश ने इसकी पूरी सेटिंग की थी। अब सीधा सवाल पूर्वांचल की पॉलिटिक्स का है। आखिर ब्रजेश सिंह का भविष्य क्या होगा? क्या पूर्वांचल की राजनीति में ब्रजेश सिंह का सीधा दखल होगा? माना जा रहा है कि ब्रजेश जहां भी जाएगा वहां कुछ जगहों पर राजनीतिक हालात जरूर प्रभावित होंगे। ये माना जा सकता है कि जिस दल में रहेंगे या जिस दल की तरफ रहेंगे, उस दल को कुछ जगह जो है, कुछ पॉकेट में कुछ प्रभावित कर देंगे, लेकिन प्रदेश स्तर पर प्रभावित नहीं कर पाएंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जो माफिया माने जाते हैं, अपनी पार्टी बनाए, लेकिन ज़्यादा 2-1 जगह तक रह गए हैं, तो बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं पड़ेगा। आज जनता पढ़ लिख ली है और जनता जागरूक हो गई है। पूर्वांचल में पहले बहुत लोग थे, तिवारी जी का ग्रुप था, तो ब्रजेश सिंह का ग्रुप था, मुख्तार अंसारी का ग्रुप था, अतीक का भी ग्रुप था, लेकिन अब आज ही जो है जनता इन सब भय से मुक्त है। हमें नहीं लगता कि कोई वर्चस्व की लड़ाई होने जा रही। जानकार ब्रजेश और उसके परिवार के एक एक कदम को बारीकी से देख रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रजेश के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। एक तो ब्रजेश सिंह अपने और अपने परिवार को, स्पेशली अपने बेटे को सिद्धार्थ सिंह को राजनीति में स्थापित करने की कोशिश करेंगे, और दूसरा मुख्तार अंसारी या पुरानी जो राजनीति, पुरानी जो रंजिश है, पुरानी जो दुश्मनियां हैं, उनसे बचने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये तो वो जानते ही होंगे कि कोई भी दुश्मन कभी भी कम से कम डॉन या माफिया जो होते हैं एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। तो अपने का बचाव करते हुए वो राजनीति में दखल करेंगे। और इसमें एक बड़ा कारण और भी है कि पिछले दिनों सिद्धार्थ जो ब्रजेश सिंह का बेटा है, वो एक मंत्री के साथ भी कार्यक्रम में शामिल हुआ, और मंत्री ने खुद वो फ़ोटो लगाते हुए अपने को बताया कि साहब ये देखिए, ये एमएलसी के बेटे हैं। इनकी पत्नी, ब्रजेश सिंह की पत्नी एमएलसी हैं। और अगर आपको याद हो तो जब ये चुनाव जीतने के थोड़े दिन बाद ही इन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार अच्छा काम कर रही है
और योगी आदित्यनाथ भी सरकार के नाते, एक मुखिया के नाते बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो है स्थितियां हैं, ये इसी और दोनों पत्नी का और बेटे का जो संकेत देती हैं, वो मुझे लगता है यही है कि अब वो राजनीति के तरह से अपनी साख बढ़ाएंगे। जैसे मुख्तार अंसारी ने अपनी साख बढ़ाई, एक हैसियत बढ़ाई राजनीति में आके। क्रिमिनल तो थे, अपराधी तो था वो, लेकिन अपराधी के साथ साथ उसने राजनीति में भी उसी तरह पैठ बनाई। ब्रजेश सिंह यहाँ पिछड़ गए थे। हालांकि उनके बड़े भाई, उनका भतीजा और उनकी पत्नी सब राजनीति में थे, लेकिन वो पहचान राजनीति की नहीं बन पाई जो मुख्तार अंसारी की थी। तो मुझे लगता है कि अब ये मुख्तार अंसारी की तरह ना भी कहिए तो राजनीति में अपना वजूद बनाने की एक बड़ी वो करने की कोशिश करेंगे, और पूर्वांचल की राजनीति में इसका असर पड़ेगा। ब्रजेश सिंह की दुश्मनी मुख्तार अंसारी से है। मुख्तार अभी बांदा जेल में बंद है और दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह का सियासी रसूख बढ़ने लगा है, क्योंकि ब्रजेश की पत्नी अन्नपूर्णा सिंह MLC बन चुकी है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।